देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात का समय था। शहर में आज बारिश की वजह से सड़कों के ऊपर पानी पानी भरा हुआ था। जुलाई के इस महीने में बारिश का होना तो एक आम बात हो चुकी थी। हर तीसरे या चौथे दिन बारिश का आगमन हो ही जाता। इस बार भी कुछ ऐसा ही था। 3 घंटे के बाद तूफानी बारिश आराम करने लगी थी, यानी कि बारिश थम चुकी थी। और इतने में ही मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी और जब मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने देखा मेरी दादी का फ़ोन था। दादी का कहना था कि आज थोड़ा जल्दी घर आना होगा क्योंकि घर में एक छोटा सा फंक्शन जो था। फिर मैंने अपनी दादी की हामी तो कर ली, लेकिन मैं जानता था कि क्योंकि मैं अपनी डिलीवरी को ख़त्म करने से पहले कहीं भी नहीं जा सकता। मेरा खलासी आज मेरे साथ ज़रूर था, लेकिन उसका कहना था कि उसे भी किसी ज़रूरी काम के लिए घर जाना है और मैं अपने खलासी को मना नहीं करना चाहता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि आज सामान कुछ ज़्यादा है तो मैंने उसे भी इनकार कर दिया और अपने साथ चलने को कहा। फिर हम दोनों धोद की तरफ चल पड़े। धोद एक ऐसा गांव है जो हमारे एरिया से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर पड़ता है। मैं तो उस गांव के अंदर आज पहली बार सफ़र काटने जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मेरा खलासी उस गांव से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो खुद ही आगे के रास्ते को एक्सप्लेन कर रहा था। ट्रक की स्पीड अच्छी खासी थी, लेकिन हम एक गलती कर चुके थे और वो ये थी कि आज मैंने आते वक्त अपने ट्रक में पेट्रोल नहीं डलवाया था। तो मुझे डर सता रहा था कि ट्रक किसी गलत स्थान पर ना रुक जाए, अन्यथा मेरे साथ बहुत बुरा होगा। अभी हमारी ट्रक अच्छी खासी स्पीड के साथ आगे बढ़ ही रही थी कि ट्रक के ऊपर लगा सुरक्षित रखने वाला एक कपड़ा हवा के तेज झोंके की वजह से ट्रक से नीचे गिर पड़ा। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब मुझे वो कांच के अंदर दिखाई दिया तो मैंने अपनी ट्रक को साइड में लगा दिया और हम दोनों नीचे उतर गए। जब हम दोनों ने अपने कदमों को सड़क के ऊपर रखा तो हमें एहसास हुआ कि सड़क के ऊपर पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था। इसी बीच मुझे ज़ोर से टॉयलेट लग रही थी तो मैं झाड़ू के पास जाकर टॉयलेट करने लगा। तभी हमारी ट्रक मिट्टी के कटाव से अपने आप ही खिसकते हुए धड़ाम से नीचे गिर गई। तब तक ट्रक नीचे एक खाई में गिरी तो मुझे उसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। और जब मैंने ट्रक की तरफ देखा तो मेरा तो दिमाग ही हिल गया। मैंने सबसे पहले अपने बॉस को फ़ोन लगाया और मेरा बॉस व्यवहारिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा था, जिस कारण मैंने उसे आसानी से सारी बातें बताई। तो मेरे बॉस ने कहा तुम्हें अगल बगल में मौजूद किसी मशीन को बुलाकर ट्रक बाहर निकलवाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ चारों ओर किसी भी मशीन का समाधान नहीं था, क्योंकि हम एक ऐसे एरिया में थे जहाँ सिर्फ सन्नाटा ही पसरा हुआ था। एक पुराना मकान तो दिखाई दे रहा था और जैसे मेरी नज़र उस पुराने मकान पर पड़ी तो मेरी उम्मीद एकदम से बढ़ने लगी। पहले तो मैंने उस कपड़े को उठाया और ट्रक पर डाल दिया, क्योंकि ट्रक के अंदर कुछ ऐसा सामान था जो इधर उधर बिखर ही नहीं सकता। हम दोनों यही सोच रहे थे कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। या तो हमें किसी के घर में कुछ देर के लिए आराम करना चाहिए। और इसी दौरान हमारी मुसीबतों ने बढ़ना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश होने लगी और इस बारिश के बीच खुले में रुकना हमारे लिए बेहद मुश्किल था। एक तो काफ़ी समय पहले से बारिश का जमावड़ा था और अब बारिश धीरे धीरे अपने ज़ोरों शोरों से बरसने की फिराक में थी। अब हम दोनों यहाँ रुकने में असमर्थ थे। सबसे पहले मैंने और मेरे खलासी ने ट्रक के ऊपर एक सुरक्षित कपड़ा बांध दिया था ताकि सामान का कुछ भी न बिगड़े। और उसके बाद मैं अपने खलासी को लेकर उस पुराने घर की तरफ चल दिया जो किसी खंडर के जैसे लग रहा था। अभी हम उस घर के बगल में पहुंचे ही थे कि हमें एक बदबू का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो कोई सड़ा हुआ मांस बदबू मार रहा हो। बदबू इतनी ज़्यादा जोर की थी कि एक समय तो मुझे उल्टी जैसा आभास होने लगा। बाद में मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और उस खंडर मकान के सामने चल दिया। हैरानी तो मुझे उस वक्त हो रही थी जब मैंने देखा कि मुझे उस घर के अंदर एक छोटे से कमरे के अंदर से एक रोशनी आती हुई दिखी। सच में जैसा मैंने सोचा था उससे काफ़ी अलग हो रहा था। दरअसल उस पुराने और खंडर मकान के अंदर से इस तरह रोशनी का छाना बड़ी अजीब बात थी। शायद अभी भी कोई इंसान रहता होगा इसमें। और यही सब सोचते हुए मैंने उस पुराने से मकान के दरवाजे को खटखटाया। वो दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन दरवाज़ा खटखटा कर ही अंदर जाना हमारा एक रूल जैसा था। करीब 2 मिनट तक हम उस दरवाजे के सामने खड़े रहे, लेकिन कोई भी उस दरवाजे के पास नहीं पहुंचा। फिर मुझे किसी के पैर पटकने की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैं अपने सामान की तरफ देखता हूँ कि
एक 40 साल का बुढ़ा सा इंसान उस दरवाजे के सामने खड़ा था, जिसने एकदम से दरवाजे को खोल दिया और वो हमें घूरने लगा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस इंसान से बोल पड़ा, अरे भाई साहब, मेरी ट्रक ख़राब हो चुकी है और अभी रुकने का कोई इंतज़ाम भी नहीं है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या इस तूफ़ानी बारिश के बीच में हम आज की खातिर आपके घर के अंदर रुक सकते हैं। हमारी बातें सुनकर शायद उस आदमी को अलग ही फील हो रहा था। तभी उस आदमी ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आओ आप अंदर आ जाओ। फिर हमें उस घर के अंदर जाने से पहले मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ, और वो ये थी कि ये बदबू कहीं और से नहीं बल्कि इसी आदमी के बदन से आ रहे थे, जो बेहद ही गंदी बदबू थे। उसके बाद वो बुढ़ा सा दिखने वाला आदमी हमें उस घर के अंदर लेकर पहुंचा, तो एक पल के खातिर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, जो कि ये नज़ारा बिल्कुल भी सामान्य नहीं था, क्योंकि उस समय मैंने देखा कि बाहर से पुराना दिखने वाला यह मकान अंदर से इतना शानदार और आलीशान था, मानो यहाँ कोई पैसे वाला इंसान रहता हो। इस सौंदर्य को देखकर मेरा दिमाग हैरानी की सीमाओं को लांघ रहा था। उस आदमी के चेहरे पर छाई हुई मुस्कुराहट भी ये बता रही थी कि इस वक्त मैं और मेरा खलासी घर के अंदर वाले नज़ारे को देखकर पूरी तरीके से हैरानी में पड़ चुके हैं। तभी वो आदमी बोल पड़ा, अरे भाई साहब आइए ना, आपको आपके रूम तक छोड़ देता हूँ। फिर मैं और मेरा खलासी बिना कुछ बोले चुपचाप ही उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगे। दोस्तों, कहते हैं ना, हमें किसी भी अनजान जगह पर इतना शांत नहीं बनना चाहिए कि हमारे साथ कभी भी कोई खौफनाक हादसा जन्म ले सके। हम दोनों अभी उसके पीछे चल ही रहे थे कि इसी बीच मुझे उस घर के अंदर घूमने वाला एक कुत्ता दिखाई दिया। उस कुत्ते के गले में सफ़ेद रंग की एक रस्सी लटकी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इस रस्सी को पहले भी कहीं देखा है, और इतने में मेरा पैर अचानक ही उस आंगन में फिसल गया और मैं ज़ोर से नीचे वहीं गिर पड़ा। मेरे पैर में एक ज़ोरदार मोच आ गई। मेरा खलासी मेरा हाथ पकड़कर उठाने लगा, और उसके बाद मैंने जो दृश्य देखा उसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने पड़ी टेबल के नीचे मुझे एक इंसान की लाश पड़ी हुई नज़र आ रही थी। डरावनी बात तो ये थी कि उस आदमी का पूरा शरीर खून से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे पूरी तरह तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया हो। मेरे हाथ और पैर बुरी तरह से कांप रहे थे और मेरा पूरा का पूरा बदन पसीने से तर हो चुका था। अब मेरे मुंह से कोई आवाज़ तक बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिसकी वजह से अपने खलासी को भी मैं कुछ भी नहीं बता पाया। और ऊपर से अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उस आदमी के पीछे पीछे कमरे के अंदर तक चल सकूं। मेरे पैर बर्फ़ की तरह जमने लगे थे। हालांकि मैं कोशिश करते हुए आगे की तरफ बढ़ता रहा। मेरा खलासी अभी भी एकदम नॉर्मल था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और ये एक लाजमी सी बात थी जिसे कुछ पता नहीं होता, वो अंधे सांप की तरह ही बर्ताव करता है। अभी हम दोनों एक कमरे के अंदर दाखिल हुए, और जब हम दोनों उस कमरे के अंदर पहुंचे तो मैंने देखा कि मुझे उस कमरे के अंदर अजीब अजीब चीज़ें पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उस समय मैं पूरी तरीके से डरा हुआ था, जिस कारण हर एक बात को अपने दिमाग में नोट कर पाना मेरे लिए कतई आसान नहीं था। उस आदमी ने हमें उस कमरे के अंदर बिठा दिया, और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि उस आदमी को भनक तक ना पड़े कि मैं उस घर की पूरी सच्चाई जान चुका हूँ। उस आदमी के जाते ही मैंने अपने खलासी के सामने सारा रहस्य खोल दिया। पहले तो उसे मेरी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी नज़र उस कमरे के अंदर लगे एक कांच पर पड़ी तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि उस कांच के अंदर उसे एक परछाई दिख रही थी, जहां उन दोनों की तस्वीर उस कांच के अंदर दिखनी चाहिए थी, तो उसकी बजाय सिर्फ एक काली परछाई ही उसमें दिखाई पड़ रही थी। अचानक वो काली काली परछाई किसी इंसानी रूप में तब्दील होने लगी, और इस बार उसके लंबे घने बाल हमें दिखाई देने लगे। साथ ही उसका लंबा चौड़ा शरीर भी बड़ा ही अजीब दिख रहा था। मैं तो पहले ही डरा हुआ था। इस नज़ारे को देखकर मेरी तो हवा ही निकल गई, और हम दोनों हताश होकर वहीं पर पड़े एक सोफे पर बैठ गए। हम जानते थे कि यहाँ से चकमा देकर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए हम किसी भी सीमा को लांघ सकते थे। हम पूरी कोशिश करते हुए वहाँ किसी दरवाजे को ढूंढने लगे। फिर एक बार हमें जल्दी जल्दी किसी के कदमों के दरवाजे की तरफ बढ़ने की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही हम दोनों एकदम शांत होकर किसी नॉर्मल इंसान की तरह सोफे पर बैठ गए। फिर दरवाजे पर एक दस्तक हुई, और जब दरवाजे के अंदर किसी ने प्रवेश किया तो मैंने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक प्लेट थी और उसके अंदर कुछ खाना रखा हुआ था।
लेकिन हद तो उस वक्त हो गई जब मैंने उस प्लेट को हाथ में लिया। तो उस प्लेट को हाथ में लेते ही उस आदमी का पूरा हुलिया ही बदल गया और सब कुछ मानो एक पल के लिए खौफ की आंधी में बहने लगा। उस प्लेट के अंदर इंसानी कटे हुए हाथ और एक मांस का टुकड़ा रखा हुआ था और उसके अंदर से एक बहुत ही गंदी बदबू निकल रही थी। फिर उस आदमी का शरीर भी बदलने लगा। फिर मैंने उस प्लेट को अपने से दूर फेंक दिया और अपने खलासी का हाथ पकड़ते हुए दरवाजे को खोलकर उस घर से बाहर निकलने लगा। इस बार जब मैं उस घर के आंगन में पहुंचा तो हम दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि हमने देखा कि जो घर हमें कुछ देर पहले आलीशान दिखाई पड़ रहा था अब वो मिट्टी की दीवारों से लथपथ था और चारों तरफ मकड़ियों के जाले थे। बाहर जोर की बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश होने के बावजूद भी हमें इस घर से बाहर तो निकलना ही था, क्योंकि ये एक भूतिया घर था और इसमें रुकना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। इससे पहले कि हम दोनों उस घर से बाहर निकल पाते कि एक कटे हुए हाथ ने मेरे खलासी के पैर को जकड़ लिया और उसे घसीटने लगा। अब मैं अपनी पूरी ताकत लगा चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने खलासी के साथ साथ घसीटने लगा। जब जब हमारे ऊपर मुसीबतें मंडराती हैं तब तब हमारे प्रिय भगवान हमारी मदद अवश्य करते हैं। यही सोचकर मैंने भगवान हनुमान जी का स्मरण करना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 पल के लिए सब कुछ नॉर्मल हो गया और मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने खलासी के साथ तुरंत उस घर से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद वो खंडर हवेली मेरी आंखों के सामने ही टूटने लगी। कुछ दीवारें धड़ाम से नीचे गिर रही थी तो कुछ टूटी फूटी ईंटें इधर उधर बिखरने लगी। उस वक्त मेरी किस्मत अच्छी थी कि हमें एक गाड़ी वाला उस सड़क से गुजरता हुआ दिखा और मैं जानता था कि ये गाड़ी वाला शायद गाड़ी नहीं रोकने वाला, मगर इसके बावजूद भी मैंने उसके सामने अपना हाथ दिखाया और उस भले इंसान ने हमारी मदद करने से इनकार नहीं किया। और फिर हम सही सलामत वहीं सामने एक होटल पर उतर गए। हमने पूरी घटना उस ड्राइवर को बताई तो उसका कहना था कि यह रोड हॉन्टेड है और इसके अगल बगल में पड़ने वाले मकान पूरी तरह से साबित बन चुके हैं। कहते कि इन मकानों के अंदर सालों बाद अब भूतिया चीज़ें निवास करती हैं जो किसी भी शख्स को उसकी मृत्यु का दरवाज़ा दिखा देती हैं। दोस्तों, हम एक रात के लिए उसी होटल पर रुके और हम उस पूरी रात डर और दहशत के आंधी में जीते रहे। मगर अच्छी बात तो ये थी कि उस होटल के ऊपर लोगों का आगमन चलता रहता था। और फिर सुबह होते ही हम अपने ट्रक को निकलवा कर वहाँ से सीधे अपने गोदाम पहुँचे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।